फुटबॉल 90 मिनट का खेल और देखने वालों के 900 मील प्रति मिनट की रफ्तार से दौड़ते हुए दिल। अगर हमारे देश में किसी शहर का धर्म फुटबॉल है तो मैं आज उसी शहर में हूं। और वहां पर हूं जहां मेरे जोश और जज्बे पर अंकुश लगाना मेरे लिए संभव नहीं। वैसे तो हर इंसान में खेलों की पसंद अलग अलग होती है, पर हमारे देश में क्रिकेट के दीवानों की तरह फुटबॉल के दीवानों की भी कोई कमी नहीं है। और कोलकाता वो शहर है जहां की नसों में खून की तरह दौड़ता है फुटबॉल। आप जानते हैं, अगर हमारा राष्ट्रगान अगर कोलकाता से आया तो हमारा राष्ट्रगीत भी कोलकाता से आया। भारत का पहला नोबेल प्राइज कोलकाता से आया। और क्या आप जानते हैं कि वो पहली टीम जिसने किसी यूरोपियन टीम को फुटबॉल में हराया, वो फुटबॉल की टीम भी कोलकाता से आई। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस एपिसोड की शुरुआत मैं कोलकाता में किसी फुटबॉल फील्ड से करूंगा, क्योंकि एक वक्त था जब फुटबॉल कोलकाता का धर्म था। घरों में खाना नहीं बनता था अगर गोल पोस्ट में गोल नहीं होता था। और ये एपिसोड शुरू कर रहा हूं मैं एक ऐसे शख्स के साथ में जिनका नाम फुटबॉल की दुनिया में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है और जिनकी फैंस की सूची में सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का नाम भी शामिल है। कोलकाता के मोहन बागान स्टेडियम में जीऊंगा फुटबॉल का जज्बा और मिलूंगा फुटबॉल के लेजेंड श्याम थापा से। जानूंगा कैसे एक टैक्सी ड्राइवर ने ढूंढा दिल जीतने वाला तरीका पर्यावरण को बचाने का। आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर में उनके जीवन से होऊंगा रूबरू। देखूंगा कैसे लेती है आकार मां शक्ति की प्रतिमाएं कोलकाता की कुम्हार टोली में। मशहूर बंगाली मिठाई लैंगचे का लूंगा मजेदार स्वाद। जानेंगे कैसे नमामि गंगे टॉली नाले को वापस ला रहा है उसके पुराने स्वरूप में। जाऊंगा एशिया के पहले एंग्लिकन कैथीड्रल में। हुगली पर ढलते हुए सूरज के खूबसूरत नजारे को देखूंगा कोलकाता के प्रिंसेप घाट से। राजमहल से बंगाल की राजधानी कोलकाता की दूरी लगभग 326 किलोमीटर है। पीके बैनर्जी, चुनी गोस्वामी, श्याम थापा जैसे लेजेंड्स कहीं हुए हैं तो वो कोलकाता में हुए हैं। मेरा सौभाग्य तो देखिए, आज मैं मिल रहा हूं फुटबॉल के महानायक लेजेंड श्याम थापा से। श्याम सर, आप जानते नहीं कि मैं इस समय कितना ज्यादा एक्साइटेड हूं। आप जानते हैं फुटबॉल की दुनिया का ऐसा कोई प्लेयर नहीं होगा, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं होगा जिसने श्याम थापा के बारे में नहीं सुना। इनका नाम इंडियन फुटबॉल में गोल्डन लेटर्स में लिखा हुआ है। और आज मैं इन्हीं के साथ में यहाँ पर हूँ, इन्हीं के साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ। सर, आई एम सुपर थ्रिल्ड। थैंक यू सर, वो क्या दिन थे जब ये स्टेडियम्स खचाखच भरे होते थे। ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के जो मैचेस हुआ करते हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, बहुत बड़ा याद आता है वो सब दिन, क्योंकि मैं तो दोनों क्लब के लिए खेला हूँ जी। मोहन बागान के लिए 7 इयर्स खेला, ईस्ट बंगाल के लिए 6 ईयर खेला। अभी तो काफ़ी आदमी जो है टीवी में देख लेते हैं। हम लोग के टाइम में तो हम लोग को मिलना बाहर बहुत मुश्किल था। ईडन गार्डन में 90,000 क्राउड आता था मैच देखने के लिए। और इसी मैदान के बाहर ये जो सब पीछे गैलरी था यहाँ पर जी, तो यहाँ पर तो आपका 10-15 हज़ार तो ही खड़े रहते बाहर, उनको टिकट नहीं मिलता था। तो यहाँ गोल करने के बाद जो एक आवाज गूंजता था, सर ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो आप सोचते होगे तो क्या होता होगा। तो वो दिन बड़ा याद आता है। बंगाल में जो है ना, इस बंगाल मोहन बागान, एक घर घर में आपका फुटबॉल है। इसका पीछे कहानी भी सुनी है मैंने कि जब ईस्ट बंगाल जीतता था या वेस्ट मोहन बागान जीतता था तो यहाँ के लोकल लोगों के घर में एक विशेष किस्म की सेलिब्रेशन होती थी। वाइफ हस्बैंड यहाँ पर क्या है, एक ईस्ट बंगाली है, एक मोहन बागानी है। लेकिन जब खेल होता था तो मैंने सुना, देखिए मैंने अपने आंखों से भी देखा, इतना झगड़ा होता था वाइफ हस्बैंड का। अगर मोहन बागान हार गई है तो बोलो हम खाना नहीं बनाएंगे आज। देखिए ऐसा स्टोरी, ये मैंने एक्चुअल में बंगालियों से सुना है। मैं ईस्ट बंगाल में था, मैं ईस्ट बंगाल नहीं छोड़ता।
हाँ। लेकिन मोहन बागान मेरे को बार बार ट्राई कर रहा था। वहाँ पर मेरा नाम दे के मैं मोहन बागान शिफ्ट हुआ था वो 77 में। हाँ। सो दे पेड मी द हाईएस्ट मनी that year. Yeah. So I changed for not for money but I came only one interest कि उन्होंने मेरे को बोला कि पेले आ रहा है और मेरा आपने गोल ठोका था अगेंस्ट पेले, और पेले से खेलने को चांस मिलेगा। मैं ईस्ट बंगाल से मोहन बागान आ गया। सर आप बॉम्बे में भी आए थे? हाँ, मैं बम्बई में भी खेला। उस टाइम में ईस्ट बंगाल का 6 रिकॉर्ड ईयर करने का था। तो उन्होंने कहा कि तुमको आना ही है ईस्ट बंगाल। तो मैं किसी तरह भाग के आ गया यहाँ पर ईस्ट बंगाल में। That year was my best year in football because इतना हार्ड वर्क किया मैंने, क्योंकि 6 ईयर रिकॉर्ड करना है। तो यू वोंट बिलीव दैट गोल वाज माय लाइफ का सबसे बेस्ट गोल है। ईडन गार्डन में मैंने 4 डिफेंडर को बीट किया और गोल किया था और 1 गोल से जीता था। काश वो हमने गोल देखा होता। ये बोल रहे ना बैक वॉली, बाय द वे आपको बता दूं ये माहिर थे उस गोल के लिए जो गोल पोस्ट पीछे होता है और आप ऐसे करके उल्टा गोल मारते हैं। यस, हमारे टाइम में करेक्ट। किनके साथ खेले हम? वर्ल्ड पेले के साथ मैं खेला हूँ, मैराडोना के साथ मैं खेला हूँ। मतलब एग्जीबिशन मैच इंडिया। सर आपकी लाइफ में इतना हुआ है ना कि मैं पूरे घंटों बात कर सकता हूँ उनके साथ में, पर फिर भी मैं कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। सैम मैनिकशॉ फील्ड मार्शल, उन्होंने आपकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हाँ, वो मुझे बहुत प्यार करते थे और वो मुझे आर्मी ऑफिसर बनाना चाहते थे, क्योंकि मैं गोरखा ब्रिगेड भी खेला हूँ। मैंने 4 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से प्राइज़ लिया है डूरन कप में। 2 चीफ ऑफ द आर्मी साहब से मैंने प्राइज़ लिया है। फुटबॉल से अपना मैंने सबको खुश किया है। मैं खुशी हूँ, दैट्स ऑल। सर मैं अपनी लाइफ टाइम में कभी श्याम थापा के साथ खेल नहीं पाया, तो लेकिन एक बहुत बड़ी मेरी उपलब्धि मानूंगा मैं कि अगर मैं श्याम थापा के साथ में आज फुटबॉल के 2 शॉट्स मारूं। कहते हैं अगर सोच अच्छी हो तो दुनिया कहीं भी खूबसूरत बनाई जा सकती है, फिर वो ऑफिस हो, घर हो, कार हो या फिर टैक्सी हो। यही तो कमाल किया है धनराज चक्रवर्ती ने। गार्डन, बुक्स, कार्टून, ये सब हैं उनकी ग्रीन टैक्सी में। क्या हुआ? नहीं, ये किसी संग्रहालय में पड़ी हुई कोई पुरानी कार नहीं है जिसके ऊपर पड़े पड़े यूं ही घास उग गई। ये कोलकाता में चलने वाली एक साधारण टैक्सी है, लेकिन इसे चलाने वाले की सोच इसे असाधारण बनाती है। बपीदा बाहर आइए ना। ये गार्डन बनाया क्यों आपने बताया पहले? जैसे कि शहर में पेड़ पौधा काटे जा रहा है तो मेरा मन में दुख होता था। तो ये पेड़ के लिए कोई कुछ बोलता नहीं, कुछ करता नहीं है। तो मेरा मन में हुआ जो आदमी को हमारे घूम के हम बोल सकते हैं पेड़ पौधा बचाने के लिए, लेकिन हम कैब ड्राइवर है, मेरा बात सुनेगा कौन? देखिए टैक्सी में बहुत आदमी बहुत कुछ फेंक के जाता है। तो ऐसे ही हमको सुबह गाड़ी धोते धोते बोतल मिला था, उसमें क्या करेंगे सोचते पेड़ लगा दिया। तो हमको लगा जो और 1 2 लगा दे। जब अंदर भर दिया बागान में, बगीचा बन गया, तो आदमी को अच्छा लगना शुरू हो गया। सब तस्वीर उठा रहा है, सेल्फी उठा रहा है। तब हमको ऐसे लगा जो मेरा जो धंधा है तो वो धंधा को हम मैसेज में भी बदल सकते हैं। फिर सफाई करते करते पेड़ पौधा पानी देते थे। मेरा दोस्त लोग हमको बोला, अरे बापी इतना तो का पेड़ लगा दिया, यार कहाँ लगाएगा? अपना माथा में लगा। तो जब बोला अपना माथा में लगा तब हमको सोचा अरे गाड़ी का छाप तो खाली पड़ा हुआ है, इसका ऊपर कुछ क्यों ना कुछ कर लें। तो ये बनाने में हमको मोटा मोटी 6 महीना लगा जी। तो हम एक पुराना गाड़ी का छात खरीद के ले आया, उसको ट्रे बनाया। तो ऐसे धीरे धीरे मेरा गाड़ी पूरा गार्डन बन गया। गाड़ी को देखकर दिल गार्डन हो जाता है। अच्छा, ये गार्डन है आपका ऊपर, इस गार्डन को पानी देना पड़ता है? डेली पानी देना पड़ता है। ये डेली पानी देना पड़ता है, नकली घास नहीं है आपको लग रहा हो? गाड़ी में एसी है? एसी नहीं है, जरूरत ही नहीं है। इतना बड़ा आपका बाग गाड़ी के छत के ऊपर है, इसलिए वैसे इसको बहुत शीतल रखता होगा। हाँ, इसे टेम्परेचर बहुत कम रहता है। टेम्परेचर बहुत कम रहता है। तो ये अपनी गाड़ी के अंदर किताबें भी रखते हैं, ये सोच कहाँ से आई? हम देखते हैं पैसेंजर उठा बैठा, उसमें मोबाइल शुरू कर दिया, फिर उतर के चल जाता है। कॉमिक्स पढ़ के हम लोग बड़ा हुआ है, उसी की में बहुत कुछ सोच है। तो वो धीरे धीरे बचपना हरा जा रहा है आपकी। बहुत सही। तो बचपन उठाने के लिए हम सोचा जो कुछ देर तक आदमी ब्रेन में थोड़ा शांति चाहिए तो कॉमिक्स पढ़ो, थोड़ा मजा लो, थोड़ा हंसी लो, और बचपन आ जाएगा उसी में। एक बार वापस अपना बचपन जी लो। इतनी कमाल, मैं आपको शत प्रणाम करता हूँ, इतनी अच्छी सोच है। आपको कोई बहुत बड़ा साहित्य का फनकार होने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर बुद्धिजीवी होना है आपको तो
इस गाड़ी के ऊपर आप देखेंगे तो इतने सारे कार्टून, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी कोई ना कोई संदेश देते हैं। ये कौन बनाता है इसके ऊपर? ये कलकत्ता का फेमस सब कार्टूनिस्ट लोग बनाता है। लोगों ने नाम दिया होगा ना आपकी गाड़ी को? हाँ जी। क्या क्या नाम से बुलाते हैं? एक्चुअली मेरा गाड़ी का नाम है कार्टून। कार्टून। हाँ। एक गाड़ी का नाम सबुज रथ है। सबुज रथ मतलब? सबुज रथ, ग्रीन चैरियट। ग्रीन चैरियट। देखिए, कोई बोलता है बगीचा वाला गाड़ी। और मैं बोलूंगा आज से ये है एक बुद्धिजीवी का गाड़ी। बपीता, कलकत्ता में मेरा सफर इससे बेहतर शुरू नहीं हो सकता। घूमे कलकत्ता? ठीक है, चलिए। चल। ये मेरे लिए आज सिर्फ सफर नहीं है, ये तो प्रेरणा का एक नया आयाम है। हम कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से दुनिया बदल सकते हैं। बस चाह होनी चाहिए। आगे है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर में देखूंगा वो गाड़ी जिससे नेताजी ने किया था महानिष्क्रमण। देखूंगा कैसे मूर्तिकार देते हैं मां दुर्गा को स्वरूप। रसीले लैंगचे का उठाऊंगा आनंद। बहुत 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 बढ़िया है। जानेंगे कैसे कोलकाता और उसके आसपास के शहरों में हुगली नदी को स्वच्छ कर रहा है नमामि गंगे। जन्म तो सबका सामान्य होता है, मगर उसके कर्मों का चुनाव उस जीवन को असामान्य बना देता है। आईसीएस को छोड़कर, यानी इंडियन सिविल सर्विस को छोड़कर देश सेवा का फैसला हो, देश से बाहर जाकर आजाद हिंद फौज बनाना हो, या करोड़ों भारतीय नौजवानों के मन में आजादी की लौ जगानी हो, ये सब किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी की लड़ाई के दौरान भारत को ये नारा देने वाले, और भारत को ही जय हिंद का राष्ट्रीय नारा देने वाले और कोई नहीं, सुभाष चंद्र बोस थे। आजादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज सेना का गठन किया और कई युद्ध भी लड़े, जिसमें उन्होंने कई प्रदेशों को मुक्त भी करवाया। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु अगर आज तक एक रहस्य बनी हुई है, तो मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूं कि उनका जीवन स्वतंत्रता संग्राम की हर किताब के शुरुआती पन्नों पर होगा। और आज मैं उन्हीं के पैतृक घर में खड़ा हूं, जहां स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने कई वर्ष बिताए, और यहीं से उनका महानिष्क्रमण यानी द ग्रेट एस्केप भी हुआ था। ये जो है वंडरर कार है, 1941 में सुभाष चंद्र बोस जी ने इसी गाड़ी से 1941 में इस घर से बाहर निकले थे महानिष्क्रमण के लिए। तो आपने कहा वंडरर कार, ये एक्चुअली वंडर ही है, मतलब ये अपने आप में, क्योंकि ये वो गाड़ी जिसके अंदर सुभाष चंद्र बोस यहाँ इस घर से आखिरी बार निकले थे, पर अभी बाहर निकलती नहीं, चलाता कोई नहीं इसको। कभी कभी हम लोग इसको इंजन को स्टार्ट करने के लिए चलाते हैं। जो कोई भी चलाता होगा वो तो बहुत ही गर्वान्वित महसूस करता होगा। हाँ, लास्ट टाइम जो प्रणब मुखर्जी साहब आए थे जी, तो उन्होंने गाड़ी में बैठे। देखिए हमारे भूतपूर्व प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी भी इस गाड़ी की सवारी ले चुके हैं। जी, आप जो देख पा रहे हैं ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेड है। 17 जनवरी 1941 में वो रात को यहीं से महानिष्क्रमण के लिए निकले थे। नेताजी यूज्ड द सिंगल बेड, ये उनका बिस्तर है और ये उनके पिताजी का बिस्तर है। देखिए बेड को देखकर ही उनकी सादगी का परिचय मिल जाता है, कितना साधारण सा उनका बिस्तर था। 23 जनवरी 1897 को कटक में जन्म हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, और फिर उन्होंने जो जीवन की उड़ान भरी, उसने सबको प्रेरित कर दिया। मैं आपको बता नहीं सकता कि किस तरह की तरंगे महसूस करते हैं जब आप इस तरह के घर में प्रवेश करते हैं और उस दौर को याद करते हैं। जरा सोचिए, इस घर से आज़ादी की लड़ाई की रणनीति बनाई जा रही थी। न जाने कितने आदरणीय नाम इस घर में आए होंगे। ये घर उनकी यादों से गूंजता है, और आज वर्षों बाद भी नेताजी को हमारे बीच जिंदा रखे हुए। कोलकाता की कुम्हार टोली, ये वो बस्ती है जहां से शक्ति की प्रतिमाएं बनकर हमारे घरों, मंदिरों, पंडालों की शोभा बढ़ाती है। गंगा की मिट्टी को आकार देकर
भक्तों की आंख में उनके भगवान को अगर कोई बसा देता है तो वो हैं यहाँ के कलाकार। अब जानते हैं कोलकाता का ये उत्तरी भाग वो भाग है जहां से कलकत्ता की शुरुआत हुई थी। कलकत्ता की सांस्कृतिक परिसर के कुछ बहुत ही अमूल्य नग इसी भाग में मिलते हैं और कुमारतुली उन्हीं में से एक है। कुम्हारतुली यानी कुम्हारों की बस्ती। ये वो बस्ती है जहाँ के कुम्हार पिछले 300 सालों से दुर्गा पूजा में दुर्गा की प्रतिमाएं बनाते आए हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रतिमाएं बनाते हैं। ये हुनर कहाँ से सीखा आपने? हम कुमारटुली में रहते हैं बचपन से ही, तो मूर्ति बनता देखते थे, हमको भी अच्छा लगता था। तो इसमें देखते देखते हमको एक्सपीरियंस हुआ, तो हम भी यहीं से काम सीखे। किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में नहीं गए? नहीं, किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गए। तो जितने भी यहाँ पे कलाकार होंगे उन सब ने अपने बुजुर्गों से सीखा है? ज़्यादातर बुजुर्गों से सीखा है, कुछ कुछ कॉलेज में या इसमें वो भी है, वो भी बनता है, वो भी सीखता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये कला एक दूसरे को सौंपी जा रही है और वो आगे बढ़ती जा रही है। अच्छा, यहाँ मैं देख रहा हूँ दुर्गा के साथ साथ में बहुत और भी प्रतिमाएं, खासकर गणपति की। हाँ, तो गणपति जी पूजा तो होता ही था, लेकिन बंगाल में बहुत कम चर्चा था इनका। लेकिन लास्ट 10 ईयर से बहुत ज़्यादा हम लोग का बंगाल में भी बढ़ गया है। चारों तरफ आप देखिएगा गणेश मूर्ति का ये है, प्रचार भी अच्छा है। घर घर में गणेश मूर्तियाँ भी बन रही है और ज़्यादातर जा भी रही है मूर्ति। अगर आपके हाथ में हुनर है तो आप इस तरह की प्रतिमा बनाते हैं, और आपकी जो बनाई हुई प्रतिमा है मैं देखता हूँ वो ऐसा लगता है कि बोल रही हैं। जरूर, मतलब बात करती हैं। बात करते हैं, नेचुरल जैसे लगते हैं आप। हाँ, इसलिए यहाँ के सब मूर्ति बाहर बाहर भी जाती है। अच्छा, एक खास चीज जो यहाँ की है, मृत्शिल्पी का मतलब है मिट्टी से बनाने वाली शिल्प कला। और ये मिट्टी जो है कहाँ से आती है? ये मूर्ति बनाने में पहला स्टेप उलबेरिया की मिट्टी आती है, काली मिट्टी, वो पहला स्टेप मूर्ति में लगती है। सेकेंड स्टेप में गंगा की मिट्टी व्यवहार होती है। आप देखा आपने, गंगा से मिट्टी आती है, गंगा की मिट्टी से बनता है और गंगा में ही चली जाती है, क्योंकि जब विसर्जन होता है तो वो गंगा में डाल दी जाती है। तो गंगा को कोई नुकसान नहीं होता होगा? नहीं, गंगा का नुकसान हो रहा है अभी। जैसे रंग जो इसमें चल रहा है, शीशा मुक्त रंग है, ये सरकार से लोग स्टेप ले रहे हैं अभी। तो वो सब गंगा में विसर्जन करने के बाद ही सरकार अपना काम कर देती है, उठा लेती है जल्दी से, जैसे गंगा को क्षति कम हो। जी, जितने भी त्यौहार होते हैं उनमें जो प्रतिमाएं जाती हैं उनमें से कितनी प्रतिशत यहाँ कुमारतुली से जाती हैं? जहाँ बंगाल के जो मेन पूजा होते हैं 99% जाते हैं बंगाल कुमारटुली से। 99% जो प्रतिमाएं त्योहारों में इस्तेमाल की जाती हैं वो यहाँ से बनकर जाती हैं। आप तो मूर्ति बनाते हैं, डेकोरेशन कौन करता है? डेकोरेशन भी यहाँ का आदमी है, हाथ पैर का पूरा जेवर है, ये जरी से बनता है। गणपति जी को सजाया जाता है, इसे और बेहतर लगे। बहुत सुंदर। जिस तरह बंगाल और माँ दुर्गा का एक गहरा संबंध है, ठीक उसी तरह बंगाल और उसकी मिठाइयों का भी है। इसीलिए अगर आप बंगाल या कोलकाता में हैं तो उसकी मिठास में डूबना कोई गुनाह नहीं। तो ये मान लीजिए कि आपका मुंह मीठा कराने के लिए मैं पहुंच गया स्वादिष्ट बंगाली मिठाइयों के बीच। देखिए, आप जानते हैं कि खाने के लिए मैं कोई ऐसी वैसी जगह नहीं जाता, लेकिन कोलकाता ऐसा शहर है जहाँ पर अगर मैं किसी ऐसी वैसी जगह भी चले जाऊँ ना तो वहाँ पे भी मुझे कुछ खास ही खाने को मिलेगा। कुछ शहरों में अगर प्रॉब्लम ये होती कि कहाँ जाकर ढूंढूं, तो कोलकाता में प्रॉब्लम ये होती है कि कहाँ से शुरू करूं। और मैं शुरू कर रहा हूँ एक बहुत ही खास मिठाई से, इसे कहते हैं लैंगचा। मैंने आज तक कभी लैंगचा नहीं खाया, मैं बता दूं आपको। गुलाब जामुन आपने खाए होंगे ना, तो गुलाब जामुन का एक लंबा वर्जन है जिसे कहते हैं लैंगचा। सर, ये लैंगचा जैसा गुलाब जामुन होता है बिल्कुल वैसा ही बनता है? नहीं, इसका टेस्ट अलग है। अच्छा, मुझे लगा सिर्फ शेप अलग है, टेस्ट भी अलग है। टेस्ट भी अलग है। टेस्ट अलग क्यों है? अंदर में माँ ज़्यादा है। हाँ। इसका भीतर में जो पनीर है, छाना बोलता है, हाँ। उसका भी क्वालिटी अच्छा है। अच्छा, इसलिए इसका टेस्ट अच्छा है। मैं जानता हूँ कि दुकान बहुत मशहूर है। हाँ। तो जाहिर सी बात है इसका इतिहास भी बहुत पुराना होगा। हाँ। कब से है दुकान? 112 साल का पुराना दुकान है। तो एक लैंगचा क्या 1912 से चल रहा है? हाँ, ऐसे ही चल रहा है। इतना पुराना है? हाँ, कोचुनी छोला का दाल, हाँ, कोचुनी चना का दाल, हाँ। और लैंगचा। ये दोनों तब से बनता आ रहा है। हाँ। तो अभी मैं किससे शुरू करूँ? पहले कोचुनी चना का दाल से शुरू कीजिए, हाँ। फिर लैंगचा। तो पहले कोई नमकीन खाया, फिर उसके बाद लैंगचा? मिठाई ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है, तो ऐसा ही हो जाए आज। आइए सर, अब पहले टेस्ट कीजिए। पहली बार आया यहाँ पर? या पहली बार आया हूँ और पहली बार मुझे लगा था चने काली वाली दाल नहीं है, ये कोलकाता का फेमस चना का दाल है। तो मैंने बहुत जगह पे चना का दाल, कचौड़ी वचौड़ी खाया है, हाँ। लेकिन ये पहली बार खा रहा है। पहली बार खा रहा हूँ।
बहुत बढ़िया, हाँ बहुत टेस्टी, बहुत डिफरेंट है। लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूँ लैंचा खाने का। फेमस लैंचा, ये देखिए। पूरा खाना है आपको। पूरा कैसे खाना हाँ है? पूरा खाना है, खाना ही होगा। बिल्कुल, एक सेकंड। बहुत 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 बढ़िया है। खा लीजिए, पूरा खा लीजिए। ये गुलाब जामुन से ज़्यादा टेस्टी लगा हम मुझे। बोल रहे हैं ना आपको। बहुत बढ़िया। और इसमें अच्छी बात ये है कि वो जो रस होता है ना, हाँ। वो इसमें ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत चाशनी इसके अंदर है। इस जगह पे हाँ कितने लोग आते हैं दिन में? मालूम नहीं है ऐसे। कितने लोग आते हैं कि इन्हें मालूम ही नहीं कि कितने लोग आते कितना हैं। लोग आता है मालूम नहीं। पर लोग अब तो सिर्फ आपके नाम से ही लेने आते होंगे। हाँ नाम बहुत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नाम आने वाले अगले 100 सालों में चलता रहे और मुझे लगेगा समय से खत्म हाँ, करने पूरा के लिए। खाइए, खाइए। पूरा खाऊंगा, पूरा खाऊंगा। हाँ खाइए। जी। कोलकाता शहर के बीच से बहता है टॉली नाला, जो किसी समय में आदि गंगा के नाम से जाना जाता था। 15वीं से 17वीं शताब्दी में यह हुगली नदी का मेन फ्लो हुआ करता था, पर बाद में ये धीरे धीरे सूखता गया। 1773 में विलियम टॉली ने इसको खुदवाकर गहरा करवाया और इसका आधुनिक नाम टॉली नाला उन्हीं के नाम से आया। शहरीकरण और बढ़ती जनसंख्या के कारण अब ये पूरी तरह एक गंदे नाले में परिवर्तित हो चुका है। वर्तमान में नमामि गंगे ने इसको भी साफ करने का बीड़ा उठाया, जिसमें एसटीपी और नेटवर्क का काम होगा और उसको फिर से अपने पुराने स्वरूप में लाया जाएगा। इसके अलावा कोलकाता के पास बजबज में नमामि गंगे के तहत सीवरेज नेटवर्क बिछ चुका है। यहां पर 9.3 MLD का एक एसटीपी भी बनाया गया है। इन्हीं प्रयासों की बदौलत हुगली नदी का प्रवाह गंगा सागर तक निर्मल और अविरल रहने वाला है। आगे है, जाऊंगा कोलकाता के सबसे बड़े गिरजाघर सेंट पॉल कैथीड्रल। हुगली पर बने प्रिंसेप घाट पर बिताऊंगा एक खूबसूरत शाम। कोलकाता का शानदार सेंट पॉल कैथीड्रल अपने आप में एक मिसाल है। अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया ये कोलकाता का सबसे बड़ा चर्च है और इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि ये एशिया का पहला एंग्लिकन कैथीड्रल है। 1839 में शुरू होकर 1847 में बनकर तैयार हुए इस कैथीड्रल का शानदार आर्किटेक्चर भारत के मौसम को ध्यान में रखते हुए बनवाया गया था। इसीलिए इसका आर्किटेक्चरल डिजाइन इंडो गॉथिक कहा जाता है। Yes. That was wonderful. Oh, thank you. Very, very soothing. Thanks. Goes with the ambience as well. Oh, thank you. What were you playing? I mean, I was playing the song Jesus Keep Me Near the Cross. This is the cathedral. The first cathedral was St. John's Church. And the crowd was so much that they built this big church. It's a cathedral because the bishop also comes and sits over here. fine. You have a good day, Thomas. Okay, thank you. God bless. कोलकाता का ये सेंट पॉल कैथीड्रल एक जीती जागती याददाश्त है उस समय की जिस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कोलकाता में यूरोपियन समुदाय की संख्या इतनी बढ़ गई कि पूजा घर कम पड़ने लगे। तब यह तय किया गया कि एक ऐसा विशाल कैथीड्रल बनाया जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर अपने भगवान को याद कर सकें, और यहीं से जन्म हुआ इस सेंट पॉल कैथीड्रल का। 8 साल इसके निर्माण में लगे, लेकिन आज 175 सालों के बाद भी ये अपनी पूरी भव्यता के साथ में खड़ा है। हुगली नदी पर ढलता हुआ सूरज, कोलकाता के प्रिंसेप घाट से हुगली का ये लुभावना दृश्य। वक्त गुजरता है और जीवन कहीं भी कभी भी थमता नहीं है, और हमें शायद हर दिन ये सिखाता है निरंतर चलना ही अविरलता है, इस गंगा की धारा की तरह। आप जानते हैं ये उन राजा राम मोहन रॉय की भूमि है जिन्होंने हमारे समाज को न सिर्फ बाल विवाह और सती जैसी नकारात्मक परंपराओं से निजात दिलाई, बल्कि महिलाओं के अधिकार को एक नया अर्थ भी दिया। इस भूमि पर बुद्धिजीवियों की कभी कमी नहीं रही। आज भी यहाँ बहुत से बुद्धिजीवी हैं। बपिता को देख लीजिए,
आज भी बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, बदलाव जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। लेकिन आप जानते हैं बदलाव की गति इतनी धीमी क्यों होती है? वो इसलिए क्योंकि बदलाव लाने की सोच रखने वाले बुद्धिजीवियों को सिर्फ हमारा आभार और शुभकामनाएं मिलती हैं, हमारा समर्थन और हमारी ताकत नहीं। जब जब ये ताकत और समर्थन मिला है, आप भी जानते हैं और इतिहास भी गवाह है कि क्रांति आई है। तो मैं चलता हूं, अगले एपिसोड में दोबारा आपसे मिलूंगा, लेकिन जा रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि हम अपनी उम्मीदों को पूरा करने की उम्मीद दूसरों से नहीं रखेंगे। जिस बदलाव की आस में हम बैठे हैं, उन्हें अपने कर्मों से अपनी आंखों के सामने हम खुद देखेंगे। गुड नाइट, शबा खैर।